गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम अमृत धरोहर एंड मिस्टी स्कीम। अमृत धरोहर एंड मिस्टी स्कीम मिंट न्यूज़पेपर पर फ्रंट पर है। इसके फ्रंट पर होने के कारण इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाने के कारण इसको हमने अमृत धरोहर स्कीम और मिस्टी स्कीम को लॉन्च किया है। पहले हम अमृत धरोहर स्कीम जान लेते हैं। देखो, अमृत धरोहर स्कीम जो है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए लॉन्च की गई है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि वेटलैंड को कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, अमृत धरोहर स्कीम का। और मिस्टी स्कीम, मिस्टी की फुल क्या है? ये मिस्टी मिस्टी स्कीम की गई थी हमारे मैंग्रोव के कंजर्वेशन से रिलेटेड। मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव जो होते हैं सी शोर पर पाए जाते हैं और ये हमारे साल्ट वाटर को कंजर्व करके, साल्ट वाटर को अंदर लेकर, मतलब साल्ट वाटर को कंजर्व करके उसमें साल्ट निकाल देते हैं और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। अदर मैंग्रोव का बेनिफिट ये होता है, ये हमें नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं। नेचुरल डिजास्टर क्या होती है? जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर सुनामी आने वाली है, तो सुनामी क्या होगा? ये मान लो आपका कोस्टल रीजन है और यहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव लगे हैं, तो जब सुनामी आएगी तो ये मैंग्रोव्स क्या करेंगे? उस सुनामी को कंट्रोल करेंगे और हमारे लैंड एरिया में पहुँचने से रोकेंगे। ठीक है, तो मिस्टी स्कीम और अमृत धरोहर स्कीम, ये दोनों स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं। और इन दोनों की स्कीम की खासियत है, एक स्कीम वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए है और एक स्कीम मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए। अब मैंने बोला मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए। कंजर्व करने के लिए का मतलब है कि कोस्टल एरिया में बहुत सारे मैंग्रोव को लगाया जाएगा और वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव किए जाएंगे ताकि हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सके। देखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात आई है तो मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बता देना चाहता हूँ। एवरी ईयर 5 जून को मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब आप एक चीज़ बेसिक्स जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? एक्चुअली क्या हुआ था, 1972 में हमारे मेंबर नेशन को ये अंदेशा हो गया था कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इस अर्थ के टेम्परेचर को कंजर्व करने के लिए हमें जो है एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और डिफरेंट कंट्रीज़ में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ताकि हम इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट डेवलप कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम थे, इसी से यूएनईपी निकल कर आया और इसीलिए जब 5 जून को जब यूएनईपी की स्थापना हुई तो इसी दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस की कि अमृत धरोहर स्कीम, मिस्टी स्कीम किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। अब थोड़ा सा यूएनईपी के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, यूएनईपी स्टेबलाइज की गई थी जून 1973 में अंडर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो 1972 में हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी। उसके बाद हमने यूएनईपी को स्टेबलाइज किया था और यूएनईपी क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ कह लीजिए या स्टेट्स कह लीजिए पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट कर कर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन देते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। जैसे जैसे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट कंजर्व हो सकेगा। हम जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। एक चीज़ आप ये जान लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इसमें 193 मेंबर हैं। मेंबर भी आपको लगभग पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको रटे होना चाहिए। आप डेली पढ़ेंगे तो आपको खुद याद हो जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या, नैरोबी में है। एक्चुअली क्या हुआ था, पीसीएस में, यूपीएससी में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हेडक्वार्टर से रिलेटेड। एक ऑप्शन उसमें डाला गया था
कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है, समथिंग इस टाइप का आया हुआ, मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा इन फ्यूचर। अब मेजर रिपोर्ट देख लेते हैं, इसकी मेजर रिपोर्ट जो यूएनईपी इंट्रोड्यूस करता है। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, याद ये लिख लेना आप, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसे आप शॉर्ट फॉर्म में नोट करते रहिए, आपका बेसिक इन्हेंस हो जाएगा। आपको कहीं से भी करंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सारा डिस्कस करेंगे। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि कुछ छूट जाएगा, आपको डे टू डे लग सकता है छूट जाएगा, मगर इन फ्यूचर वो हमारी वीडियोस में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम सिंथेसाइज करते हैं पूरी चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो ये आगे हम देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के बाद आउटलुक रिलीज करती है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। दूसरी रिपोर्ट क्या, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट करती है। और तीसरी रिपोर्ट क्या करती है, ट्रिपल इमरजेंसी रिपोर्ट करती है। और चौथी रिपोर्ट कूलिंग इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ठीक है, मतलब ये 4 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इसमें पहली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, और दूसरी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट आप ज़रूर नोट कर लेना, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और एडेप्टेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब अगला आर्टिकल अर्थ क्यूब के बारे में, आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए हैं, तो अर्थ क्यूब से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे अर्थ क्यूब से क्यों यूपीएससी में इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्या रीज़न है इसके पूछे जाने का। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मोरक्को में, हमारे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर है मोरक्को, हमारे आप वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो मोरक्को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर है। ये सहारा अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसमें अर्थक्वेक आया और अप्रॉक्स 1000 के करीब, अप्रॉक्स 900 के करीब लोग जो है डेथ हो गई। तो ये बहुत भयंकर क्राइसिस वहाँ पर इमर्ज हुआ। तो हम अर्थक्वेक के बेसिक्स देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, जैसे मान लो 2 बॉडी हैं, रॉक की 2 बॉडी हैं, ये बॉडी, एक बॉडी ये है रॉक की और एक बॉडी ये है। ये जब 2 बॉडी, इनके बीच में फॉल्ट लाइन प्रोड्यूस होती है। इस फॉल्ट लाइन में क्या होता है, जब इन बॉडी का मूवमेंट होता है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या फिर ये एक्सपेंड करेंगी। तब जब ये मूवमेंट होता है तो हमारी पृथ्वी को अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अर्थक्वेक के बहुत सारे रीज़न हैं, हम डिस्कस करेंगे, मगर पहले जो सबसे बेसिक चीज़ जो किताबों में दी होती है वो चीज़ जान लेते हैं। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ से ये हमारे पृथ्वी है, ये फॉल्ट लाइन है। अब मान लो यहाँ से अफगानिस्तान से अर्थक्वेक आया, तो जो अर्थ के अंदर जो रीजन जहाँ से निकला है उसे कहते हैं हम हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपो सेंटर। ठीक है, और जहाँ के अर्थ के ऊपर ये हुआ, जहाँ पर आया, उसे कहते हैं हम इपीसेंटर। ठीक है, इपीसेंटर। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि फॉल्ट लाइन की वजह से ये जो आता है रॉक का मूवमेंट होता है, उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक रिलीज होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब 2 रॉक आपस में मिलती हैं, मतलब एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी अर्थ की मतलब अंदर से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हो गया हमारा हाइपोसेंटर और ये हो गया हमारा इपीसेंटर। अब देख लेते हैं, देखो रॉक के कुछ मतलब जो मेन रीज़न है अर्थक्वेक आने के वो देख लेते हैं। पहला होता है एक्सटेंशन, मैंने आपको बता दिया। मान लो ये 2 रॉक हैं और एक रॉक ये है, ये एक्सटेंड हो रही है, मतलब ये इधर को एक्सटेंड हो रही है बैक साइड में, ये इधर हो रही, पहला एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, कंप्रेशन। दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में कंप्रेस हो रही हैं, एक ये है, एक ये है। अब कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो ये इसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। एक होता है ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, मान लो ये 2 रॉक हैं और ये एक रॉक है, अब ये फॉल्ट लाइन है, तो एक ऊपर को मूव करेगी, एक नीचे को मूव करेगी, इस वजह से भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन है, एक्सटेंशन, कंप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्म। आप नोट कर लेना, आगे हम इसे इलॉबरेटली फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। मगर
यहाँ पर फ्रंट पेज का ये आर्टिकल है तो इसलिए इसे नोट करना ज़रूरी है कि कैसे अर्थक्वेक आता है, क्या हाइपोसेंटर होता है, क्या इपी सेंटर होता है, एक्सटेंशन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है और ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। आपको यहाँ एक्सटेंशन भी समझ में आ जाएगा, कंप्रेशन भी समझ में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म समझ में नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्म में बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता है। ट्रांसफॉर्म में आप ऐसे मान लीजिए आपका घर नॉर्थ से साउथ की तरफ है, एक प्लेट आपकी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट साउथ की तरफ मूव कर रही है, तो जो अर्थक्वेक मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हाइपोसेंटर बनेगा, इपी सेंटर बनेगा और उसके कारण जो है अर्थक्वेक आएगा। सबसे कॉमन जो अर्थक्वेक है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण आता है। देखो हमारे अर्थ में बहुत सारी मतलब कोर है, मतलब बहुत सारी लेयर हैं। जैसे मान लो मिडिल में ये कोर होती है जिसे इनर कोर कहते हैं, फिर आउटर कोर होती है, फिर इनर मेंटल होता है, फिर आउटर मेंटल होता है, फिर एस्थेनोस्फेयर होता है। मैं आपको इसकी इमेज में सब दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी बेसिक्स हम डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर एस्थेनोस्फेयर होता है, फिर हमारा क्रस्ट होता है। जो क्रस्ट प्लेट होती है हमारे एस्थेनोस्फेयर पे ऐसे मूव करती रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक का पहला रीजन जो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्यों होता है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक इसलिए होता है जो हमारा रिंग ऑफ फायर है। मान लीजिए ये अर्थ है, एक मिनट, मान लीजिए ये हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अटलांटिक सी है और यहाँ पर रिंग ऑफ फायर है। अब रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे, रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे वॉल्केनो ओरिजिन है, यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनो निकलते हैं और जब भी वॉल्केनो रिलीज होता है इस प्लेट में मूवमेंट होता है। जब ये प्लेट एक्सटेंशन होती है, कंप्रेशन होता है, तो अर्थक्वेक आता है। बेसिक चीज़ ये ऐसे है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड बात हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि फोकस पॉइंट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हाइपोसेंटर को ही फोकस पॉइंट कहते हैं अर्थक्वेक का। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो अर्थक्वेक के टाइप हैं, कैसे अर्थक्वेक आता है। मुझे याद आ रहा है एक अर्थक्वेक आता है वॉल्केनो की वजह से, ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनो रिलीज होते हैं उसकी वजह से। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है। एक ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक किसे बोलते हैं? ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं जब आप इंटेंस माइनिंग करते हैं। आप इंटेंस माइनिंग कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, आप पूरे अर्थ की लेयर को हिला दे रहे हैं, उसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से आप इंड्यूस करते हैं अर्थक्वेक को। ये ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो गए। तो इस तरह से हमने अर्थक्वेक के बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। आगे इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एलोबरेटली डिस्कस करेंगे। मगर आपको बेसिक अंदाज़ा लग गया कि आप हर पॉइंट को नोट ज़रूर कीजिए प्लीज़। चाहे एक शब्द लिखिए, किसी भी आर्टिकल में एक शब्द लिखिए ज़रूर। अगर आप लिखेंगे नहीं तो पक्का भूल जाएंगे। प्लीज़ राइट डाउन समथिंग, राइट डाउन। अगर आप कुछ नहीं नोट करते हैं तो कुछ याद नहीं रहेगा, याद रखिए आप। और अगला आर्टिकल जो है फ्रीबीज से रिलेटेड है। देखो फ्रीबीज आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसके चर्चा में रहने के पीछे कारण है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जितनी ज़्यादा फ्रीबीज होंगी उतना ज़्यादा हमारे फाइनेंस को नुकसान होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले फ्रीबीज है क्या। जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ना हो। पहली चीज़ क्या है, फ्रीबीज, जो फ्रीबीज इम्प्लीमेंट की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे हमारे जीडीपी को बहुत नुकसान होता है। अप्रॉक्स 2% ऑफ जीडीपी जो है हमारा फ्रीबीज में चला जाता है। ये पता होना चाहिए। यूपीएससी कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि उनका कोई भी एक डेटा नहीं होता है, डेटा अप एंड डाउन होता रहता है। और फ्रीबीज का भी देखो कोई एक मीनिंग नहीं है, फ्रीबीज अप एंड डाउन होती रहती है। मतलब फ्रीबीज आप पॉजिटिव भी फ्रीबीज भी हो सकती है, निगेटिव भी फ्रीबीज होती है। देखो बहुत सारे थिंकर कहते हैं जो फ्रीबीज है और डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके बीच में बहुत थिन लाइन है। मतलब वेलफेयर पॉलिटिक्स और फ्रीबीज के बीच में बहुत थिन लाइन है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जब फ्रीबीज से रिलेटेड केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक कमेटी स्टेबलाइज करना चाहिए। वो कमेटी क्या करे, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट मेंबर हो, नीति आयोग से मेंबर हो और तुम्हारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मेंबर हो, और वो डिसाइड करे कौन सी चीज़ फ्रीबीज है और कौन सी चीज़ वेलफेयर पॉलिटिक्स। आप फ्रीबीज और वेलफेयर पॉलिटिक्स में कभी डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। देखो
आप कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो फ्रीबीज की कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कहीं पर लीगली दिया नहीं गया है कि इतना आप खर्चा इसमें मत कीजिए, फ्रिज टीवी मत दीजिए। क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी वोट पाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको ये बता देता हूँ पहले कि फ्रीबीज कैसे लॉन्च की जाती हैं। जैसे मान लो कोई स्टेट है, उसने कहा कि हम टीवी देंगे आपको चुनाव जीतने के बाद, या किसी ने कहा लैपटॉप देंगे। तो आप देखो, लैपटॉप अगर कोई चुनाव जीतने के बाद दे रहा है तो ये एजुकेशन को इन्हेंस कर रहा है, एजुकेशन को इन्हेंस कर रहा है, लोगों के माइंड को इन्हेंस कर रहा है। तो ये वेलफेयर पॉलिटिक्स में आ सकता है। मगर टीवी हो गया, टीवी भी चलो कुछ लोग टीवी भी मान सकते हैं, ये बेनिफिट करता है। फ्रिज हो गया, फ्रिज आपने फ्रिज नहीं कहा, आपको हम पैसा देंगे, कैश देंगे, ये कैश भी तो फ्रीबी हो गया। कैश तो वॉस्ट फॉर्म है फ्रीबी की। तो इसीलिए जो होता है, फ्रीबीज के बहुत सारे नुकसान हैं और जो बहुत लाइन जो है वेलफेयर पॉलिटिक्स में और फ्रीबीज में बहुत थिन है। तो इसलिए इसे समझने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। आप सोचेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, लीगल बैकिंग है, किसी एक्ट में दिया है, कुछ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये केवल एक पॉलिटिकल मैटर है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आपस में डिस्कस करती रहती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को फ्रीबी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ को कह सकते हैं कि ये फ्रीबी नहीं है। आप सबसे चीज़ जानते हैं इसके लॉसेस क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ओवर कंजम्पशन। जब फ्रीबी बहुत ज़्यादा होता है तो ओवर कंजम्पशन बढ़ता है। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और उससे हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्स को नुकसान होता है और हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता ही है। प्रोडक्ट का डिवैल्यूएशन होता है। आप जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ आप उसको नोट करते रहिए, ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। दूसरी चीज़ क्या है, पहला ओवर कंजम्पशन हो गया, दूसरी चीज़ हो गई डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कैसे होता है भाई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप फ्री में दे रहे हैं, लोग उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उसको डिवैल्यू कर दे रहे हैं और इन्वायरमेंट में कहीं फेंक दे रहे हैं। तो डिवैल्यूएशन होगा। डिपेंडेंसी, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, डिपेंडेंसी क्रिएट करती है फ्रीबी। आप बहुत ज़्यादा फ्रीबी देंगे, आप कैश देंगे लोगों को, लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे आप पे, नेक्स्ट टाइम वायलेंस करने लगेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से वायलेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है, चोरी बढ़ जाती है, यही सब चीज़ें। इनोवेशन को रिड्यूस कर देती है फ्रीबीज। आप जो है इनोवेशन कर रहे हैं वो इनोवेशन नहीं कर रहा है। इनइक्वलिटी प्रोड्यूस करती है। इनइक्वलिटी कैसे प्रोड्यूस करती है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्रीबीज मिल रहा है, और जब फ्रीबीज बहुत ज़्यादा मिल रही है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आप जो है नेपोटिज्म करेंगे, रेड टेपिज्म करेंगे, लाइसेंस राज लाएंगे, लोगों को वेलफेयर पहुंचाना है वो नहीं पहुंचाएंगे, गरीबों तक उस फ्रीबीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, उसमें इनइक्वलिटी डेवलप होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। मगर अगर आप इसमें एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि अगर आप हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, एल्डरली पॉपुलेशन पर खर्च कर रहे हैं और एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीबीज जो है वो फ्रीबी नहीं कहलाएगी। इस लाइन को समझने की ज़रूरत है। और जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बिठाने की बात कर रहा है, उस कमेटी में ये लाइन ज़रूर निकल कर आएगी कि कैसे फ्रीबी को ख़त्म किया जाए और क्या हेल्थ और एजुकेशन के खर्चे को फ्रीबी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल WTO के बारे में। देखो ये आर्टिकल इसलिए आया है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, तब भी चाइना डेवलप्ड कर रहा है, मगर तब भी वो डेवलपिंग कंट्री का टारगेट लिए, वो टैग लिए हुए है। तो WTO कहता है कि हमारे द्वारा ना डेवलप्ड कंट्री का टारगेट दिया जाता है, ना डेवलपिंग कंट्री का दिया जाता। ये आदमी अपने मतलब कोई फॉर्मल बैकिंग नहीं है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। आप भी अपनी मतलब कंट्री जो है अपने विल से किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कह देती हैं और ख़ुद को भी डेवलपिंग कह लेती हैं। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के एडवांटेज क्या हैं। पहली बात, इन्हें प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कोई मार्केट एक्सेस करना है, मान लो किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है और आप डेवलपिंग कंट्री है, मान लो ज़म्बिया है तो आप डेवलपिंग कंट्री हैं, वो तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है मगर एक डेवलपिंग कंट्री है, उसे मार्केट एक्सेस मिलता है। कंट्री डेवलप्ड कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लोन्स आपको मिलता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब क्या है,
लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड हो जाता है। क्या होता है, कोई भी आप WTO का रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड हो जाता है, आपको लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड मिल जाएगा। आप ये मत सोचिए ये सब मैं मेन से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, ये किसी ना किसी तरह से आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे और किसी ना किसी तरह से प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल ये सोचिए मेंस और प्री जुड़ा हुआ है। अब जो प्री हो गया है वो बहुत सब्जेक्टिव हो गया है, बहुत डाइसी हो गया है। आपको ये नहीं होगा कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट कर लें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद कर लें तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे मान लो किसी सब्सिडी से रिलेटेड एक है, एग्रीकल्चर सब्सिडी इंडिया के द्वारा दी जाती है, तो इंडिया को जो है ग्रीन बॉक्स में डाला गया। ग्रीन बॉक्स में डालने का मतलब क्या है कि आप जो है अभी 10 साल तक किसानों को सब्सिडी दे सकते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री को ये आराम हो जाता है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस बहुत चर्चा में रहा था लास्ट ईयर, पूछा जा सकता है प्री में। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? अमेरिकन गवर्नमेंट, USA की गवर्नमेंट क्या करती है, अपने मेंबर कंट्री को जो डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलप है, उन्हें मार्केट एक्सेस देती है। मार्केट एक्सेस देती है, फ्री ट्रेड देती है और कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, तो उसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहते हैं। नाम ही है प्रेफरेंसेस, मतलब कुछ कंट्रीज को यूनिलेटरल प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब USA वहाँ एक्सपोर्ट नहीं करेगी मगर USA उस कंट्री से इंपोर्ट करेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ देख लेते हैं, फेवरेबल ट्रीटमेंट कंसर्निंग इशू सच क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इससे हमारे क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये रिलीज़ की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, 173 को रैंक किया जाता है। इसमें देखा जाता है कौन सी सिटी लिवेबल है और लिविंग कंडीशन उसकी बेटर है। इसमें 5 फैक्टर होते हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चरल एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये याद होना चाहिए, आपको ये चीज़ रटना पड़ेगी। इतनी इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है मगर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दी जाती है और इसमें किसी भी सिटी को देखा जाता है कि वो क्या उसकी लिविंग कंडीशन बेटर है, कि वहाँ रहा जा सकता है। इसमें 5 फैक्टर हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट वेटेज जो है एनवायरनमेंट और कल्चर को दिया जाता है और स्टेबिलिटी को दिया जाता है। बियाना ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 साल से टॉप पोजीशन पर हैं और इंडिया की जो 2 सिटी हैं न्यू दिल्ली और मुंबई वो 141 पोजीशन पर आई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया की अवस्था क्या है, आप समझ सकते हैं इंडिया जो है बहुत ज़्यादा नीचे पोजीशन है, इसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया की पोजीशन क्या है। तो आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।